नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 26 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज मैं आपको बताऊं कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोट देख लीजिए। बर्ट्रैंड रसल का कोट है, द वोल प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट फूल्स एंड फेनेटिक्स आर ऑलवेज सो सर्टेन ऑफ देमसेल्व्स बट वाइजर पीपल सो फुल ऑफ डाउट्स। ये देखो वर्ल्ड की ना कड़वी सच्चाई है। वो लोग जो मूर्ख हैं, जो कट्टर हैं, उनको बहुत कम नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस पूरा होता है कि हम बिल्कुल सही हैं। उन्हें सिर्फ एक पक्ष के बारे में पता होता है। जैसे किसी धर्म से रिलेटेड फेनेटिक्स हैं, उन्मादी लोग हैं, उनको लगता है कि हमारा धर्म बिल्कुल सही है और सामने वाला जो धर्म है वो बिल्कुल खराब है। उसने कभी सामने वाले धर्म की कुछ अच्छी बातों को सुना भी नहीं होगा, तो वो पूरा कॉन्फिडेंस में रहेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है और बाकी सब गलत है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा पढ़ रखा है कि उसे पता है कि मैंने तो अभी बहुत कम पढ़ा है और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं जो मुझे जानना बाकी हैं। तो इसलिए उस बुद्धिमान पर्सन के अंदर ना डाउट्स आ जाते हैं कि अभी मैंने बहुत कम पढ़ा है, इसलिए मेरी ओपिनियन जो है वो स्ट्रोंग नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। लेकिन मूर्ख पर्सन जिसने सिर्फ एक पक्ष पढ़ा है, सिर्फ एक ओपिनियन जाना है और उसी को वो सच मान के बैठा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से फुल है। यही दुनिया का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो, आयरनी है। जैसे सोक्रेटिस जैसे महान बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने ये बोला था, आई नो नथिंग। जितना मैं ज्यादा पढ़ता हूं उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि मुझे कितना कम पता है। हमेशा देखो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का यूज करना जरूरी है। सिविल सर्विसेज में भी आप एक बात पे अडिग नहीं हो सकते। आपको अलग अलग ओपिनियंस का सम्मान करना होगा, अलग अलग अप्रोचेस कि जहां पे आवश्यकता होगी, यूटिलाइजेशन अगर होगा तो उसका इस्तेमाल करना होगा। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का है, सर्विलियंस कैपिटलिज्म से संबंधित। सर्विलियंस कैपिटलिज्म काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज फिर से इंडियन एक्सप्रेस का, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, इंडिया के लिए एक चिंता की बात। तीसरा आर्टिकल हिंदू का ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। 3 इश्यूज, तीनों डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में जो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो देखो सर्विलियंस कैपिटलिज्म से संबंधित है। नया कंसेप्ट है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अक्सर आपने ना एक चीज नोटिस की होगी, जैसे आप अपने दोस्त के साथ ना सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, और आपने ना अपने दोस्त को बोला कि यार मुझे नए शूज़ चाहिए, मेरे जो पुराने शूज़ हैं वो ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, तो मुझे नए शूज़ चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप इंटरनेट सर्फ करते हो, दूसरी वेबसाइट्स आप ओपन करते हो, तो आपको ना शूज़ की ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब ये है, जो ये सोशल मीडिया वाली साइट्स हैं ना, जैसे फेसबुक, ट्विटर, ये कंपनीज आपकी जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है ना उनको सुन रही हैं। ना सिर्फ सुन रही हैं बल्कि उस बातचीत का इस्तेमाल कर रही हैं आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो यहां पे आपको ना मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके बिहेवियर को। तो यही है सर्विलियंस कैपिटलिज्म, जो देखो आज का सबसे बड़ा डिजिटल बिजनेस मॉडल बन चुका है। अगर सिंपल शब्दों में समझें क्या है सर्विलियंस कैपिटलिज्म का मतलब। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। और कैपिटलिज्म देखो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम है। तो सर्विलियंस कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए। कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज आपका डेटा इकट्ठा करती हैं, उस डेटा को एनालाइज करती हैं, उसके बेसिस पे आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है। सबसे पहले देखो सर्विलियंस कैपिटलिज्म का जो कंसेप्ट है ना, 2018 में सुसाना जुबोफ ने अपनी एक बुक द एज ऑफ सर्विलियंस कैपिटलिज्म, द फ्लाइट फॉर ए ह्यूमन फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ पावर, ये बुक का नाम है, ऐसे वगैरह में यूज हो सकता है। तो इस बुक में सबसे पहले जुबोफ ने सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया, सर्विलियंस कैपिटलिज्म।
उन्होंने देखो बोला कि ये जो सर्विलियंस कैपिटलिज्म है ना, ये ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म और कॉलोनिज्म की तरह ही है। फर्क देखो इतना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म है और अभी का ये सर्विलियंस कैपिटलिज्म है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में फैक्ट्रीज में माल बनता है, लेकिन सर्विलियंस कैपिटलिज्म में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा को इकट्ठा किया जाता है। ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचा जाता है और जो जरूरतें होती हैं कंज्यूमर्स की, उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहां पे तो खुद से जरूरतें पैदा कर दी जाती हैं, कंज्यूमर्स के माइंड को मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके। यह फर्क है सर्विलियंस कैपिटलिज्म और ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में। मतलब जो सर्विलियंस कैपिटलिज्म है देखो और भी ज्यादा खतरनाक है। जुबोफ जो है अपनी बुक में ना एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म है इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर। पहले आप टर्म लिख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर। क्या मतलब है इसका? इंस्ट्रूमेंटेरियन पावर का मतलब देखो ये है, आपको बिना फोर्स किए आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना। कैसे होता है? आपका जो पास्ट बिहेवियर है ना, उसका डेटा स्टोर किया जाता है। आपने पास्ट में कौन कौन सी चीजों पे इंटरनेट में क्लिक किया, कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने ओपन की, तो ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर जो एल्गोरिथम होता है, वो एल्गोरिथम देखो आपके सारे पर्सनल डेटा को एनालाइज करता है कि आप क्या पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं। फिर देखो आपको ना वैसा ही कंटेंट दिखाया जाता है जैसा आप पसंद करते हैं, ताकि आपको एंगेज रखा जा सके। आपको लगता है ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब, लेकिन ये देखो दोस्तों, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, बल्कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपका टाइम आपसे छीना जा रहा है। कई बार आपकी जो पसंद है वो और ज्यादा स्ट्रोंग बनाई जाती है। कई बार आप एक चीज पसंद करते हो तो वैसे ही प्रोडक्ट आपको दिखाए जाएंगे, तो आपकी जो पुरानी पसंद है वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। लेकिन अगर उसके विपरीत प्रोडक्ट्स आपको दिखाए जाएं तो हो सकता है कि आपकी पसंद थोड़ी डाइवर्स हो जाए। समझ गए? तो इस सर्विलियंस कैपिटलिज्म से ना ओपिनियन को और ज्यादा पोलराइज भी बनाया जाता है, कई बार पॉलिटिकल फायदों के लिए। जैसे देखो कोई एक धर्म को पसंद करता है, उसने उस धर्म की वीडियो देख ली, तो बाद में उसका वाईटी भर जाएगा, यूट्यूब भर जाएगा, उसी धर्म से रिलेटेड वीडियोस को लेके सारी रिकमेंडेशंस वहीं आएंगी और धीरे धीरे वो पर्सन जो है वो और ज्यादा रेडिकल बनता जाता है। ऐसा होता है। तो इस प्रकार से पोलराइज्ड हो जाती है ओपिनियन इससे काफी ज्यादा। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो सर्विलियंस कैपिटलिज्म सिर्फ प्राइवेट कंपनीज तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार जो सरकार है वो भी देखो इन प्राइवेट कंपनीज के साथ में टाई अप करती है डेटा के लिए। सरकार देखो इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए और सोशल कंट्रोल के लिए इन कंपनीज के साथ में मिलकर कई बार काम करती है, टाई अप करती है। और कई बार तो देखो टाई अप ना होने की सूरत में भी सरकार तो सरकार है, आपको पता है, सरकार तो प्राइवेट कंपनीज को फोर्स कर सकती है, वो बात अलग है। जैसे फेसबुक जैसी जो कंपनीज हैं, ये यूएसए की सरकार की बात मानेंगी। यूएसए की सरकार इनको बोलेगी कि डेटा दो तो ये डेटा देंगी, बट भारत सरकार इनको बोलेगी डेटा दो तो ये आनाकानी करेंगी। आपको 2013 का किस्सा याद होगा। 2013 में एडवर्ड स्नोडन, ये देखो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते थे और इन्होंने एक बड़ा सीक्रेट लीक किया, जिससे ये पता लगा कि यूएसए की जो सरकार है ना, वो फेसबुक, गूगल, एप्पल, इन प्लेटफॉर्म से ना सीक्रेटली लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही है और कोई पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं है और कानून के तहत यूएसए की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो बाद में एडवर्ड स्नोडन के खिलाफ ही मुकदमा चला, ये सब चीजें हुई यूएस में। और एक बार ये स्कैंडल सामने आया था 2014 में, वो भी आपको याद होगा, ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला। मतलब पुराने एस्पायरेंट्स को याद होगा, नए एस्पायरेंट्स को नहीं पता, वो मैं बता देता हूं। कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल क्या था? फेसबुक के जो लाखों यूजर्स थे ना, उनकी अनुमति के बिना, उनकी मर्जी के बिना उनका डेटा इकट्ठा किया गया और फिर यूएस इलेक्शंस में ना वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए उस फेसबुक के डेटा का इस्तेमाल किया गया। जैसे अब कोई वोटर ना स्विंग है, मतलब कहीं भी झूल सकता है, किसी भी साइड वोट दे सकता है, तो उसको देखो आप ऐसी ऐसी वीडियो दिखाना स्टार्ट कर दोगे जिससे उसकी ओपिनियन मैनिपुलेट होती जाएगी,
उसको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा कंटेंट उसको बार बार दिखाया जाएगा कि उसकी जो ओपिनियन है वो बनती जाएगी एक साइड में, और फिर वो उसी साइड में जाके वोट करेगा। तो ये सामने आया था 2014 के कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में। फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी अनुमति के बिना मिसयूज किया गया पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। और देखो, ये जो सर्विलेंस कैपिटलिज्म है ना, इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ये सारी कंपनीज डेटा तो इकट्ठा कर रही हैं, कल को देखो ये डेटा चोरी हो गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा, गलत हाथों में पड़ गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा, उस डेटा की सहायता से कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, ये कितना बड़ा रिस्क है। समझ गए? आज आप देख ही रहे होगे जो फेक न्यूज होती है वो देखो ज्यादा तेजी से वायरल होती है। ये रणवीर अलावादिया, समय रैना वगैरह ऐसी ऐसी जो स्टेटमेंट देते हैं ना, थोड़ी एक्सट्रीम टाइप की, वो जानबूझ के वो एल्गोरिथम के लिए देते हैं। क्योंकि चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ये प्लेटफॉर्म्स ना उन चीज़ों को ज़्यादा वायरल करते हैं जिसमें थोड़ा हैरानी होती है, जिसमें थोड़ा इमोशन आता है। वो इमोशन गुस्से वाला भी हो सकता है, वो इमोशन कुछ दूसरे वाला भी हो सकता है। तो जब जनता के अंदर ऐसे इमोशंस आते हैं ना, वीडियो को देखने के बाद या फिर कंटेंट को देखने के बाद, तो उसका क्लिक रेट बढ़ जाता है, और फिर बाद में वो प्लेटफॉर्म उसी कंटेंट को बार बार दूसरों की रिकमेंडेशंस में डालते हैं। इसी वजह से जो इन्फ्लुएंसर होते हैं कई बार एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कि वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो बहुत चालाक होता है वो। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग बेकार का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। समझ गए? इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो सर्विलियंस कैपिटलिज्म को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ लॉज, कुछ कानून आए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और इंडिया में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया। बट देखो, ये जो एक्ट्स है ना, ये सिर्फ डेटा प्राइवेसी पे फोकस करते हैं, ना कि सर्विलियंस कैपिटलिज्म के कोर स्ट्रक्चर को रोकने पर। आजकल तो देखो एक दिक्कत ये भी हो रही है, ये जो ट्विटर जैसी कंपनीज है ना, इनके सीईओ जैसे इलोन मस्क हैं, ये खुद राजनीति में आ गए हैं। तो जब इन कंपनीज के सीईओ वगैरह ही पॉलिसी मेकिंग में शामिल हैं, तो जाहिर तौर पर ये ऐसे कानून तो नहीं बनने देंगे जो इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हों। मतलब इतनी ज़्यादा पावर हो गई है इन कंपनीज के सीईओज के पास में, इनकी डायरेक्ट इनका पावर में रोल होता है। तो ऐसे कानून ये बनने ही नहीं देंगे जो सरकार के अगेंस्ट हो, जो इनके अगेंस्ट हो। इसलिए भी सर्विलियंस कैपिटलिज्म को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन देखो, सिटीजन्स का अवेयर होना जरूरी है। हम सबको डिजिटल अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका डेटा कहाँ और कैसे यूज हो रहा है। और जब आप कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे हो जो आप नहीं चाहते कि हाँ भाई पब्लिक डोमेन में कैसे भी करके लीक हो जाए, तो वीपीएन, एड ब्लॉकर, दूसरे जो टूल्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप हमेशा ऐप का परमिशन चेक करें। हमेशा जब भी कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो अलाउ या फिर एक्सेप्ट पर क्लिक ना करें, थोड़ा कई बार देख भी लें। और सिटीजन्स में देखो अवेयरनेस आएगी तो सरकार के ऊपर वो प्रेशर डालेंगे कि भैया हमारा डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टेप्स लो। तो सिटीजन्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया सर्विलियंस कैपिटलिज्म के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नज़दीकियां इंडिया के लिए एक कंसर्न। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक महीने पहले की ये बात है। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई के 4 बड़े टॉप ऑफिशियल्स बांग्लादेश की यात्रा पर गए। इसके बाद देखो, बांग्लादेशी मिलिट्री का 6 मेंबर्स का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान के मिलिट्री काउंटर पार्ट से बातचीत के लिए। देखो 2009 के बाद ना पाकिस्तान के आईएसआई ऑफिशियल्स की ये पहली विजिट थी बांग्लादेश में। आप पूछोगे सर इतने साल तक विजिट क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखो शेख हसीना जिनको हटा दिया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो भारत की मित्र थी। वो बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देती थी इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। बट अब वो जा चुकी हैं और ऐसी कामचलाऊ सरकार अभी बांग्लादेश में है जिसके कार्यकाल में देखो इंडिया के साथ रिलेशंस पहले जैसे नहीं रह गए हैं। यूं तो नहीं बोलेंगे रिलेशंस खराब हो गए हैं इंडिया के बांग्लादेश के साथ, लेकिन शेख हसीना के समय जो रिलेशंस थे जितने अच्छे थे, पॉजिटिव वाइब्स थी रिलेशंस में, बट अब वो नहीं देखने को मिल रही हैं। राइटर बोलते हैं 2009 से पहले
आईएसआई के ऑफिशियल्स की लास्ट विजिट बांग्लादेश में 1989 में थी। उस समय देखो आईएसआई के जो चीफ थे ना हामिद गुल, वो बांग्लादेश गए थे और उन्होंने वहाँ पे जो उस समय डिक्टेटर थे बांग्लादेश के, मिलिट्री डिक्टेटर एचएम इरशाद, इनसे मुलाकात की थी। राइटर बोलते हैं देखो, एक तरफ जहां इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस शेख हसीना के जाने के बाद पहले की तरह अच्छे नहीं रह गए हैं, थोड़ी बहुत खटास सामने आ रही है। दूसरी तरफ देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र टू इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। पहले उन्होंने सितंबर में मुलाकात की, उसके बाद दिसंबर में। दोनों देशों ने डिस्कस किया कि कैसे रिश्तों को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, कल्चरल रिलेशंस हैं, उनको मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे दोनों देशों के बीच में ट्रेड को इंक्रीज किया जा सकता है। इवन देखो इस महीने के शुरुआत में ना एक बांग्लादेशी वारशिप गया पाकिस्तान के नज़दीक, जो एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई थी ना, होस्ट की गई थी पाकिस्तान के द्वारा कराची के कोस्ट के पास में। तो उस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी एक वारशिप भी गया। राइटर बोलते हैं देखो, एक चीज़ आप ये समझ लो कि शुरुआत में बांग्लादेश बेशक पाकिस्तान से अलग हुआ था। पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी, उन्होंने उस समय के ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में काफ़ी अत्याचार किया था, जिनोसाइड किया था। बाद में बांग्लादेश के निर्माण में इंडिया की भूमिका काफ़ी अच्छी रही थी, मेन भूमिका इंडिया ने निभाई थी। लेकिन देखो एक बात ये समझने लायक है कि 1971 के तुरंत बाद पाकिस्तान यूं कह सकते हो कि लग गया था कि कैसे न कैसे करके बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे रखे जाएं। ये देखो पाकिस्तान ने ना इवन 1971 के वार के खत्म होने के बाद जब नया देश बना, तुरंत बाद कोशिश स्टार्ट कर दी थी कि रिश्ते अच्छे रखे जाएं बांग्लादेश के साथ में। और जब बांग्लादेशी नेशनल पार्टी का रूल था ना 91 से लेकर 96 के बीच में और 2001 से लेकर 2006 के बीच में, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कंसिडरेबल डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए थे। रिश्ते बांग्लादेश और पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे थे। मतलब देखो आमतौर पे ना दो पार्टीज की बदल बदल के सरकारें आई हैं बांग्लादेश में, एक तरफ बांग्लादेशी नेशनल पार्टी और दूसरी तरफ शेख हसीना की आवामी लीग। तो यूं चला करता था, जब भी आवामी लीग की सरकार आती, शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती, तो पाकिस्तान के साथ में डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो जाती और बांग्लादेश की सरकार रोकती कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल ना होने दिया जाए इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। और दूसरी तरफ जब भी बांग्लादेशी नेशनल पार्टी की सरकार आती, यानी जो खालिदा जिया है वो प्रधानमंत्री बनती, तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते। पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। आप बोलोगे सर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट का क्या मतलब है? इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट का मतलब देखो ये है, बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ में बॉर्डर टच होता है। तो ना अब नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है हमेशा से ना थोड़ी इंसर्जेंसी थोड़ी ज़्यादा रही है। तो बांग्लादेशी नेशनल पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी ना, तो पाकिस्तान अपनी एम्बेसी का इस्तेमाल किया करता था बांग्लादेश में, इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग राज्यों के इंसर्जेंट्स को मदद देने के लिए। और ये काम शुरुआत से ही करता आ रहा है पाकिस्तान। जैसे इवन 1950s, उस समय तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ भी नहीं था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तब से लेके पाकिस्तान नागा इंसर्जेंट्स को मदद दे रहा था कि वो इंडिया में सेपरेटिज्म फैलाएं, टेररिज्म फैलाएं, अलग देश की मांग करें, अलग देश के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि इंडिया के टुकड़े हों। इवन देखो 1990s और टिल मिड 2000s तक आईएसआई जो था वो काफ़ी एक्टिव था। वो बांग्लादेश में अपनी एम्बेसी के थ्रू असम में जो उल्फा इंसर्जेंट्स हैं उनको मदद कर रहा था। इसके अलावा मिजो, मणिपुरी और त्रिपुरा के सेपरेटिस्ट को भी पाकिस्तान मदद दे रहा था। इवन आप एक और चीज़ देखिए, हमारे देश में ना जयपुर में, सूरत में, अहमदाबाद में, गुवाहाटी में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में काफ़ी अटैक्स हुए थे 1990s और 2000s के समय। उस समय ना आईएसआई भेजता था आतंकवादियों को, और इंडिया बांग्लादेश का जो बिल्कुल पोरस सा रूट है ना, क्रॉस करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, तो उस रूट का इस्तेमाल किया जाता था पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के द्वारा इंडिया में आतंकवादियों को भेजने के लिए। लेकिन बाद में शेख हसीना की सरकार आ गई तो ये सब एक्टिविटीज़ बंद हो गई।
लेकिन ये एक्टिविटीज अब फिर से चालू हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है मसूद अजहर जो आतंकवादी है, जिसे IC-814 हाईजैक करके छुड़वाया गया था। तो ये जो आतंकवादी है ना, जैसे मोहम्मद का प्रमुख, ये भी बांग्लादेश के थ्रू भारत में आया था। अब देखो बॉर्डर पहले जितना पोरस तो नहीं है, ऑफ कोर्स फेंसिंग हो चुकी है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में, लेकिन कहीं कहीं देखो जैसे रिवर्स हैं बीच में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में, और हर जगह भारतीय सोल्जर्स मौजूद नहीं है। तो आज भी मतलब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना भारत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना। तो ये दिक्कत है। और देखो चलो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म को सपोर्ट करना, ये तो एक पक्ष है। अब सीधा सीधा पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश की मिलिट्री को भी सपोर्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे डर ये है पाकिस्तान के पास में अब्दाली कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब पाकिस्तान ये बैलिस्टिक मिसाइल बांग्लादेश को दे सकती है क्योंकि इन दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। तो मतलब ऑफिशियल डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। अब यहाँ पे आता है चाइना का फैक्टर। चलो चाइना का फैक्टर आपको बाद में बताता हूँ, पहले एक और चीज़ देखिए। देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ना आज के समय में ट्रेड अच्छा खासा है, $15 बिलियन का है, और बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ ट्रेड बिल्कुल नाम मात्र का है। तो बांग्लादेश ना अपनी डिपेंडेंसी को इंडिया के ऊपर से थोड़ा कम करना चाहता है। तो इस वजह से भी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रिश्तों को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। दोनों के बीच में ना रिश्तों में कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, मतलब जो बांग्लादेश को चाहिए वो पाकिस्तान से मिल सकता है, जो पाकिस्तान को चाहिए वो बांग्लादेश से मिल सकता है। एक और दिक्कत ये होगी इंडिया को, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ना इंडिया सार्क ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि सार्क में जो भी फैसले होते हैं वो सर्वसहमति से होते हैं और पाकिस्तान सहमति बनने नहीं देता था। तो इंडिया ने ना सार्क के बजाय बिम्स्टेक पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब देखो बांग्लादेश भी भारत की बात नहीं मानेगा तो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन भी इनएक्टिव सी हो जाएगी, फिर कोई काम की रहेगी नहीं। चलो अब लाते हैं चाइना एंगल। देखो चाइना हमेशा से ना इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है। पहले चाइना ऐसा कर रहा था पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करके ताकि इंडिया को कमज़ोर किया जा सके। अब जो है चाइना इवन बांग्लादेश का भी इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा इंडिया को कमज़ोर करने के लिए। जो भूमिका पहले पाकिस्तान निभा रहा था चाइना के लिए, अब सेम भूमिका बांग्लादेश निभा सकता है चाइना के लिए। और उससे भी बड़ी बात, ये जो अलायंस होगा ना चाइना का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, ये अलायंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कैसे भी करके इंडिया को बांग्लादेश के साथ में रिश्ते अच्छे रखने हैं, कम से कम खराब तो बिल्कुल भी नहीं होने देना है, ऐसी स्टेज में नहीं जाने देना है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश लेकिन वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है, अपनी धरती का इस्तेमाल होने दे रहा है इंडिया के अगेंस्ट। ये इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, केरला में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बढ़ते केसेस के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट यही है, केरला में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। लोग देखो जंगल के अंदर, जंगल के आसपास और विलेजेस के अंदर भी वाइल्ड लाइफ अटैक्स का शिकार हो रहे हैं। और ये इशू देखो सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और सोशल इशू भी अब ये बन चुका है, क्योंकि सरकार का भी क्रिटिसिज्म होता है। देखो वैसे केरला का 29% जो एरिया है ना वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, और अब देखो गर्मी और ड्रोट्स की वजह से ना कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का देखो ये मानना है कि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ना उनकी कलिंग होनी चाहिए। कलिंग मतलब उनको मारा जाना चाहिए वाइल्ड लाइफ को। बट क्या ये सच है? आर्टिकल में बोला जाता है देखो ये सच बिल्कुल भी नहीं है। सच कैसे नहीं है? देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा ये शो करता है कि वाइल्ड एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है ना वो 7% तक गिर गई है। बल्कि स्नेक बाइट्स से जो डेथ होती है ना, 2012 में 113 लोग मारे गए थे सांप के काटने की वजह से, और 2023 में सिर्फ 34 लोग मारे गए सांप के काटने की वजह से। इवन टोटल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स भी कम हो गई हैं। 2018 में वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स हुई 146 और 2023 में हुई सिर्फ 57। तो ये जो डेटा है ना, आप देखिए डेटा ये कहता है कि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई है,
आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं, देखो सबसे ज्यादा हैरानी की बात जानते हो क्या है? इवन अभी जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से ज्यादा प्रभावित हैं। ट्रेडिशनली देखो, आपको भी पता है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो वाइल्ड लाइफ के साथ में ना पीसफुली रहती आई हैं। कल हमने करंट अफेयर प्लस में एक सोलिगा ट्राइब के बारे में डिस्कस किया था। उस ट्राइब की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी अपने मन की बात प्रोग्राम में कि कैसे वो टाइगर कंजर्वेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। तो मतलब कहने का क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज जो हमेशा से वाइल्ड लाइफ के साथ में शांतिपूर्वक ढंग से रहते आए हैं, आज उन पर अटैक्स बढ़ रहे हैं। यह शॉकिंग बात है, हैरानी वाली बात है। क्यों अटैक्स बढ़ रहे हैं, रीजंस की हम बात करेंगे। लेकिन देखो, अब वैसे सरकार ने यह डिसाइड किया है कि 36 जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, उनकी जो नॉलेज है कि कैसे वो वाइल्ड लाइफ के साथ एडजस्ट करते हैं, कैसे वो रहते हैं, उनकी नॉलेज को ना डॉक्यूमेंट किया जाएगा, पेपर्स में उतारा जाएगा। किस तरह से ट्राइबल्स पहले वाइल्ड लाइफ के साथ में पीसफुली रहते थे, ये समझा जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटीज की जो नॉलेज है, उस नॉलेज की सहायता से कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। अब राइटर ना रीजंस की बात करते हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ने का असली रीजन क्या है। सबसे पहले तो आपको पता है, घिसा पिटा पॉइंट वही आता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जंगल का एरिया कम हो रहा है। जंगल का एरिया कम होने की वजह से अब एनिमल्स जो हैं वो जाहिर तौर पे बाहर आएंगे ह्यूमन सेटलमेंट के नज़दीक। जैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, नाम भी दिया हुआ है एलिफेंट कॉरिडोर्स। जैसे आरलम फार्म, कहाँ पे है ये देखो, आरलम फार्म कन्नूर में है। इसके अलावा चिन्नाकनल ये इडुक्की में है। यहाँ पे पहले ना एलिफेंट कॉरिडोर्स थे, लेकिन वो एलिफेंट कॉरिडोर्स अब थोड़े ब्लॉक हो गए। आने जाने का रास्ता एलिफेंट्स का कम हो गया, जिसकी वजह से एलिफेंट्स आसानी से आ जा नहीं पाते, वो ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। समझ गए? तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? एंक्रोचमेंट, लोग जंगल के अंदर घर बना लेते हैं। टूरिज्म के कारण, कैटल ग्रेजिंग बढ़ने के कारण, जैसे जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल के आसपास या फिर अंदर के एरिया में ले जाते हैं। तो ये सब रीजन है। फिर देखो, एक और रीजन है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बढ़ने का, इन्वेसिव प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्लांटेशन का बढ़ना। जब देखो इन्वेसिव प्लांट्स या फिर इंडस्ट्रियल प्लांटेशन बढ़ती है ना, तो फिर देखो एलिफेंट्स को कई बार खाना ढूंढने में, पानी ढूंढने में दिक्कत आती है, उनको दूर जाना पड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अगर एक हाथी पहले ना जंगल में 10 किलोमीटर ट्रेवल करके फूड जमा कर सकता था, अब उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, क्योंकि फूड सोर्सेज खत्म हो गए हैं इन्वेसिव प्लांट्स की वजह से या फिर इंडस्ट्रियल प्लांटेशन की वजह से। ये एक रीजन है। फिर देखो अगला रीजन क्या है, ये इन्वेसिव प्लांट वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर अगला पॉइंट है फूड वेस्ट डंपिंग। लोग ना फॉरेस्ट के पास में फूड वेस्ट डाल देते हैं। इससे होता क्या है, जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो उस फूड वेस्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है और उनकी जो नेचुरल फीडिंग हैबिट्स जो हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर वो बार बार ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ आती हैं उसी प्रकार के फूड को खाने के लिए। समझ गए? जितने भी जो टाउन्स या फिर विलेजेस हैं ना, वो फॉरेस्ट के पास हैं। अगर वहां खुले में फूड वेस्ट रखा जाएगा तो फिर देखो एनिमल्स जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे अट्रैक्ट होंगे और कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो ये रीजंस हैं कुछ खास। अब देखो बात यह है, सरकार कर क्या रही है, सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसे देखो 2022 में ना क्या किया, केरला की सरकार ने ना 2022 में जो वहां पे फेरल वाइल्ड बोर्स है ना, उनको मारने की इजाजत दे दी लोकल बॉडीज को। फिर देखो 2023 में सरकार ने क्या किया, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, ह्यूमन एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, इसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर करार दे दिया गया। फिर सरकार ने एक और काम किया, हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको रोकने के लिए 5031 हेक्टेयर का जो जंगल है उसे रीस्टोर किया गया। ये पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स, वैसे हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। जंगल को रीस्टोर करना और स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डेजिग्नेट कर दिया गया है। इससे कंपनसेशन वगैरह मिलना और ज़्यादा आसान हो जाएगा विक्टिम्स को, जिनको वाइल्ड एनिमल्स मारते हैं या फिर जिनकी फसलें बर्बाद करते हैं। फिर सरकार ने वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे जंगलों के अंदर पॉन्ड्स और चेक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि एनिमल्स को वाटर सप्लाई मिले रेगुलरली और वो पानी की तलाश में इधर उधर ना भटकें। सोलर फेंसिंग पे काफ़ी ध्यान दिया है। 52 करोड़ की लागत से एलिफेंट प्रूफ वाल प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है।
वैसे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है जो सोलर फेंसिंग वाला प्रोजेक्ट है एलिफेंट्स को रोकने के लिए। इसके अलावा देखो केरला की सरकार ने ना 10 मिशंस लॉन्च किए हैं ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके। देखो राइटर ना एक बात अपनी तरफ से ये बोलते हैं, अगर हमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना है ना तो मल्टी एजेंसी अप्रोच की जरूरत है। मल्टी एजेंसी अप्रोच जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट्स, सब एजेंसीज जब मिल के काम करेंगे ना तो फिर वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा। अभी कई बार ये सारे डिपार्टमेंट साइलोज में काम करते हैं, मिल के काम नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं राइटर, जैसे असम में ना काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे ना पार्टिसिपेटरी अप्रोच से राइनो वगैरह की जो पोचिंग होती थी ना उसको रोका गया और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को मैनेज किया गया। तो लोकल लोग जो फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, ट्राइबल लोग, उनको पार्टिसिपेशन इंश्योर करना जरूरी है। इवन महाराष्ट्र में भी जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है ना उसके पास जो विलेजर्स रहते हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, तो फिर टाइगर को कंजर्वेशन में और ज्यादा सहायता मिली। इसलिए लोकल लोगों का, ट्राइबल लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है कंजर्वेशन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमने आज डिस्कस किया। सर्विलियंस कैपिटलिज्म वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से आपकी जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसको सुना जाता है, आपके एक्सपीरियंस को एक रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा सके, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो ये है सर्विलियंस कैपिटलिज्म। ये होता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे जा सके, और ये ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म से अलग है लेकिन है कैपिटलिज्म ही। और अब सरकारें भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के साथ में मिलकर काम करती हैं ताकि इंटेलिजेंस गैदर की जा सके, सोशल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके। और दिक्कत इसलिए भी हो गई है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जैसे इलोन मस्क जैसे जो लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में शामिल रहेंगे, तो फिर इन कंपनीज को रोकना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर हमने ये बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में बढ़ती नज़दीकियों वाला आर्टिकल डिस्कस किया था, कैसे दोनों देशों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। ISI के ऑफिशियल्स बांग्लादेश जा रहे हैं, बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिशियल्स पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत सारी चिंता का कारण है क्योंकि पहले पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करके इंडिया में टेररिज्म, सेपरेटिज्म ये सब स्प्रेड किया करता था। चूँकि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर पोरस है, पहले और भी ज़्यादा पोरस था, तो बहुत सारे पाकिस्तान के आतंकवादी बांग्लादेश रूट से भारत में आते थे, इवन मसूद अजहर। तो अब दिक्कत हो जाएगी इंडिया को। और चाइना का पॉइंट भी हमने डिस्कस किया कि कैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच में अलायंस देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश इंडिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जिस पे इंडिया ने फोकस किया वो भी अब ठंडे बस्ते में जा सकती है। फिर हमने ये केरला में बढ़ते ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैसे अटैक्स बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बढ़ गई है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं कहते, बल्कि एलिफेंट की पॉपुलेशन कम हुई है, स्नेक बाइट्स की घटनाएं घटी हैं। रीजंस देखो ये हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, दूसरा लोग ना वहाँ पे जो लोकल लोग हैं या फिर फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं वो फूड वेस्ट को फॉरेस्ट के आसपास डंप कर देते हैं। इससे वाइल्ड लाइफ की जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और इसके अलावा इन्वेसिव प्लांट्स और इंडस्ट्रियल प्लांटेशन की वजह से दिक्कत आती है। सरकार देखो अपनी तरफ से काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है, जैसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को, सोलर फेंसिंग की जा रही है एलिफेंट्स को रोकने के लिए, और इसके अलावा फॉरेस्ट को रिस्टोर कर रही है सरकार। लेकिन देखो मल्टी एजेंसी अप्रोच जरूरी है, कई सारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना पड़ेगा। लोकल जो ट्राइबल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा कंजर्वेशन में। लास्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिए, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक सर्विलियंस कैपिटलिज्म से संबंधित और एक पाकिस्तान बांग्लादेशी रिलेशनशिप जो मजबूत हो रही है इस इशू से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं, दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।